नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने का प्रयास किया हूं और वो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको आप कहते हो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका पूरा नाम है। आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं नई चीज़ क्यों बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, उसका रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में और प्री में यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में सीबीआई, सीवीसी, सीआईसी, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो प्री में भी पूछे जा रहे हैं और मेंस में भी आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसको बता देना जरूरी है। एक तो पहला कारण। दूसरा कारण ये था मित्रों कि सीबीआई का अक्सर चर्चा में रहता है कि लोग थोड़ी सी कहीं घटना किसी राज्य में हुई तो विपक्षी पार्टी वाले कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, या फिर केंद्र में कहीं होता है तो विपक्षी पार्टी वाले कहते हैं कि सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ये तमाम ऐसे खेल, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बहुत बड़ा खेल हुआ है इसमें, और ये हम आज क्रम से इसको जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, और आपको उम्मीद है कि ये टॉपिक बहुत मज़ेदार समझ में आएगा। सीबीआई की हम चर्चा करते हैं। आज सीबीआई है क्या, पहले हम ये जान लें कि सीबीआई है क्या। यह केंद्र सरकार का एक विशेष पुलिस संगठन है, स्पेशल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है सीबीआई। यह केंद्र सरकार का स्पेशल पुलिस संगठन, ये मैंने लिख दिया है क्योंकि इसके आगे मैं बताते चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको लिख दिया ताकि समय हमारा बच जाए। यह एक विशेष संगठन है, ठीक है। 2 बातों को मैंने लिखा। सीबीआई जो है वो सहयोगी संघवाद पर कार्य करता है और उसका चक्कर आपको यहां मिलेगा, मैं दिखाऊंगा आपको। दूसरा है कि यह इस पर सीबीआई पर अक्सर केंद्र सरकार के दुरुपयोग का आरोप हमेशा लगा है, चाहे जो भी पार्टी की सरकारें रही हों, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कुछ ही अभी ये कोरोना वायरस और शाहीन बाग के पहले आपने ममता बनर्जी का वो खेल देखा होगा कि सीबीआई वहां पर गई थी, जो धरना प्रदर्शन पर बैठ गई थी, वो तमाम राजनीतिक प्रपंच आप देखते होंगे। तो हम आज इसको हम पढ़ने का शुरू प्रयास करते हैं। तो पहला तो ये दोस्तों यह है कि यह केंद्र सरकार का एक विशेष पुलिस संगठन है, स्पेशल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना जो हुई है दिल्ली पुलिस विशेष अधिनियम 1946 के अंतर्गत हुई है। इसकी स्थापना दिल्ली पुलिस विशेष अधिनियम 1946 के अंतर्गत हुई है। गौर करें कि यह न तो संवैधानिक निकाय है, न ही सांविधिक निकाय है, और न ही परामर्शी निकाय है। ना तो यह संवैधानिक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, न तो सांविधिक है। संवैधानिक मतलब जिसका उल्लेख ऑलरेडी संविधान में नहीं किया गया था, किसी आर्टिकल के थ्रू नहीं था। सांविधिक का मतलब जिसे संसद के अधिनियम के द्वारा जोड़ा, संसद के द्वारा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया हो। परामर्शी, जैसे आपका नीति आयोग परामर्शी निकाय है। तो ये जो है, यह जो है सीबीआई जो है, ना तो संवैधानिक है, ना तो सांविधिक है, और ना ही परामर्शी निकाय है, ठीक है। इसकी स्थापना मैंने यहां लिख दिया, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के अंतर्गत हुई। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है जांच करना, हिरासत में लेना, माल जब्त करना, छापा मारने की अनुमति, रेड मारने की इसके पास अनुमति होती है। इसके अलावा ये तो इंटरनल मामलों में हो गया, मतलब आंतरिक मामलों में हो गया। एक्सटर्नल मामलों में क्या होता है? एक्सटर्नल मामलों में एनसीबी, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के द्वारा यह इंटरपोल, जो विश्व की पुलिस है, उससे मदद लेती है और उसकी मदद मिलती है। जैसे डॉन पिक्चर, चाहे वो आप अमिताभ बच्चन की देख लें और चाहे आप शाहरुख खान की देख लें, तो उसमें एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि डॉन को तो 12 मुल्कों की पुलिस खोज रही जो अब तक नहीं खोज पाई। वो डायलॉग आपको याद होगा। तो यही है
इंटरपोल वो विश्व के पुलिस संगठन है जो आपराधिक कृत्यों में कहीं भाग गए होते, किसी अन्य देश को भाग गए होते हैं, तो वहां संपर्क करके उसको अपने देश लाने का प्रयास करती है। तो एक्सटर्नल मामलों में एनसीबी के द्वारा इंटरपोल को यह मदद करती है और उससे मदद लेती है। अगर मामला अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण मतलब किसी के भागोड़ा हो गया उसको प्रत्यर्पण के संबंधित है, तो उसमें यह इंटरपोल की मदद लेती है और मदद करती है। आगे देखते हैं। डीएसपी दिल्ली स्पेशल पुलिस अधिनियम के अंतर्गत जो स्थापना हुई है 1946 में, इसके अंतर्गत सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के अंतर्गत यह उसमें लिखा है कि राज्य सरकारों की सहमति पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्य सरकारों की सहमति पर, यही सहयोग है, यही सहयोगी संघवाद है। संघवाद कहता क्या है कि इस संघवाद में क्या है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का पावर शेयरिंग होता है। तो यहाँ अगर राज्य केंद्र को सहयोग कर रहा है, केंद्र राज्य को सहयोग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सहयोगी संघवाद। और सहयोगी संघवाद का उदाहरण यही है कि अगर राज्य सहयोग कर रहा है केंद्र का, तो भाई राज्य की सहमति पर सीबीआई वहां जांच कर सकती है। ठीक है, तो एक तो मैंने बता दिया क्या है सीबीआई। अभी तक तो हमने जाना कि सीबीआई क्या है। ठीक है, एक तो हमने जाना कि सीबीआई क्या है, उसके बारे में ये चीज है। एक 1946 के दिल्ली पुलिस अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। कार्य क्या है इसका? कार्य है मित्रों, जांच करना, हिरासत में लेना, माल जब्त करना और छापा मारने की अनुमति लेना, प्राप्त करना और छापा मारना, रेड मारना। इसके अलावा इंटरपोल की मदद करती भी है और उसकी मदद लेती भी है। अब सीबीआई की एक तो हमने देख लिया कि क्या है। अब सीबीआई की स्थापना देख लेते हैं कि सीबीआई की स्थापना कैसे हुई, ये इस पर चर्चा हो जाती है। तो आजादी के पहले जब भारत देश आजाद नहीं था और आजादी के बाद, ये दोनों हम बात जानते हैं, जानना पड़ेगा। आजादी स्थापना की चर्चा हो रही है, तो आजादी के पहले और आजादी के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1999 टू 1945 में, अंग्रेजों ने अपने यहाँ युद्ध आपूर्ति में जो भ्रष्टाचार हुआ था, वार एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, इसको इंग्लिश में कहा गया था वार एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। वार और सप्लाई डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की जांच के लिए 1941 में, ध्यान रखें, द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध और आपूर्ति विभाग की जांच के लिए 1941 में विशेष पुलिस की स्थापना की गई और यह स्थापना गवर्नर के अध्यादेश से हुई। ठीक है, आजादी के बाद अब जानते हैं आप कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार केवल प्रेसिडेंट और गवर्नर को है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार 123 है और गवर्नर, राज्यपाल का राज्यों में, प्रदेशों में गवर्नर के राज्य अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल 213 है। ठीक है, तो अब पहले तो मैंने बता दिया कि भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए गवर्नर के आदेश पर 1941 में विशेष पुलिस की स्थापना की गई। ठीक है, आजादी के बाद 1946 में, आजादी के बाद 1946 में इसको समाप्त करके 1947 में इसका नाम, इसको भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत एक पुलिस संगठन फिर बनाया गया। भारत में पुलिस संगठन फिर बनाया गया। 1988 में इसको एक नया स्वरूप दिया गया, इसको एक नया स्वरूप दिया गया, लेकिन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, संथानम समिति की सिफारिश पर इसका नाम सीबीआई रखा गया। और ये संथानम समिति की सिफारिश थी, उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने 1 अप्रैल 1963 को स्थापना की और डीपी कोहली को सीबीआई का पहला महानिदेशक बनाया। सीबीआई के जो सदस्य होते हैं वो आईपीएस होते हैं,
स्पेशल आईपीएस होते हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, उनको सीबीआई में ले लिया जाता है। अब सीबीआई करती क्या है ये देख लीजिए। तो सीबीआई करती क्या है, ये भ्रष्टाचार, संगठित आरोप, अपराध और आर्थिक गबन की जांच करती है। भ्रष्टाचार, संगठित अपराध और आर्थिक गबन की जांच करती है। ये जो है इसका क्या बोलते हैं, सीबीआई के कार्य हो गए। ठीक है, अब हम इसको मिटा करके आगे हम चलते हैं कि सीबीआई यहां तक तो हो गया। आपकी स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये जानते रहिए, ये बहुत पूछा गया प्रश्न है। संस्थानम समिति की सिफारिश पर की गई है, लाल बहादुर शास्त्री के समय इस पर हुआ था। अब हम आगे चलते हैं, अगला इसी में होगा दोस्तों कि इसकी सीबीआई की संरचना क्या है। अगला है कि सीबीआई की संरचना क्या है। तो हमने ये जान लिया कि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री के काल में सीबीआई का जो है नया क्लेवर हुआ और डीपी कोहली को पहला महानिदेशक बनाया गया। ये तो आपने जान लिया होगा। इसके अलावा आपने ये जाना होगा कि सीबीआई का कार्य क्या है। अब इसका संरचना देख लेते हैं। सीबीआई की संरचना, स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, सीबीआई की संरचना। नंबर 1, सीबीआई के 6 डिवीजन है। सीबीआई में नंबर 1, सीबीआई में 6 डिवीजन है और 6 डिवीजन 1963 में इसको 6 डिवीजन में बांटा गया सीबीआई को। इसके 6 स्ट्रक्चर, 6 डिवीजन है। नंबर 2 बात करते हैं 1964 ईस्वी में। 1964 में दोस्तों युद्ध अपराध, काला बाजारी, युद्ध, अब लिखते चलेंगे आप, युद्ध अपराध, काला बाजारी, युद्ध अपराध, काला बाजारी पर एक आर्थिक अपराध विंग बनाया गया। आर्थिक अपराध विंग बनाया गया। ठीक। नंबर 3 1966 में गाजियाबाद में सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद कहाँ, यूपी, गाजियाबाद सीबीआई अकादमी की स्थापना की गई, ठीक है दोस्तों। 1946 में गाजियाबाद में सीबीआई अकादमी की स्थापना की गई और 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में दिल्ली में सेंट्रल फोरेंसिक साइंटिस्ट लेबोरेटरी की स्थापना की गई। सेंट्रल फोरेंसिक साइंटिस्ट लेबोरेटरी माने सी, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, CFSL सेंट्रल फोरेंसिक साइंटिस्ट लेबोरेटरी की स्थापना की गई। ठीक है। अब इसके सदस्यों की नियुक्ति क्या है। ठीक है, जो इसके सदस्यों की नियुक्ति माने महानिदेशक की नियुक्ति कैसे होती है ये देख लेते हैं दोस्तों। महानिदेशक की नियुक्ति, एक तो मैंने देख लिया इसका स्ट्रक्चर। तो इसके 6 डिवीजन की स्थापना 1963 में की गई। 1964 में एक और विभाग बनाया गया, युद्ध अपराध काला बाजारी पर एक आर्थिक विंग बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया। 1966 में गाजियाबाद यूपी में इसकी गाजियाबाद सीबीआई अकादमी की स्थापना की गई और 68 में दिल्ली सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी साइंटिस्ट की स्थापना की गई ताकि इसको जांच करने के लिए किसी अन्य संस्था पर निर्भर न रहना पड़े, इसीलिए इसकी
स्थापना की गई। अब इसकी स्थापना कैसे होती है ये देखते हैं, इसमें नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति जो है एक समिति करती है। उस समिति में नंबर एक सीवीसी कौन लोग होते हैं, समिति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। तो उस समिति में कौन लोग होते हैं, तो सीवीसी मतलब इसको कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, हिंदी इसकी हो गई केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है पहला। नंबर 2 एक और सतर्कता आयुक्त होता है, एक और सतर्कता आयुक्त होता है। ठीक है, और तीसरा जो है एक मंत्रालय के सचिव होते हैं, मंत्रालय के सचिव होते हैं। और चौथा एक मंत्रालय के सचिव होते हैं, और चौथा मंत्रिमंडल के सचिवालय के सचिव होते हैं। बल्कि आप यहां गृह कर लें, यहां मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव होते हैं। तो इनके द्वारा सीबीआई के महानिदेशक और अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है। तो एक तो मैंने आपको दोस्तों बता दिया स्ट्रक्चर, नियुक्ति, और यही हम इसके चर्चा कर लेते हैं कि सीबीआई का फंक्शन क्या है, सीबीआई का कार्य क्या करती है, तो वो देख लेते हैं। ये है भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, अपराध। ठीक है, इसका कार्य क्या है, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, अपराध की जांच करना, ठीक। तो ये तो सीबीआई की मैंने अब तक आपको बता दिया कि सीबीआई क्या है। सीबीआई जो है ये इसकी संरचना बता दिया और इसका स्ट्रक्चर। नियुक्ति में जो ये समिति होती है, ये दोस्तों ये चार यहां मैं कर देता हूं, ये चार समितियां, ये चार समितियों के सदस्य होते हैं। ये प्रधानमंत्री को सुझाव देते हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा सीबीआई के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है। ये गौर करें, प्रधानमंत्री के द्वारा सीबीआई के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है। अब हमको ये जानने की जरूरत है कि क्यों सीबीआई पर आरोप लगता है कि यह केंद्र सरकार के कठपुतली के रूप में कार्य करती है, या फिर कभी कभी आरोप लगता है कि सीबीआई राजनीति के प्रभाव में आकर जांच को समाप्त कर दिया। ऐसे क्या कारण थे, तो उसको हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलते हैं दोस्तों, उसके हम बात करते हैं। तो हम इसकी चर्चा करें। इसकी जो सीबीआई का गोल्डन टाइम था 70-80 के दशक तक या 90 के दशक तक, सीबीआई बड़े गोल्डन पीरियड से थी और बहुत तेजी से अपने कार्यों को करती थी और एक विश्वस्त और साख वाली संस्था मानी जाती थी। 90 के दशक के बाद इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा और यह केंद्र सरकार की कठपुतली हो गई। अब यह मामले मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, वो कैसे है ये देखिए। हम एक एक करके शुरू करते हैं। 70-80 के दशक में 70-80 के दशक में सीबीआई का जो कार्य था, उसने जांच किया और सफलता ये कीर्तिमान रचा। विमान अपहरण, नंबर 1। नंबर 1 विमान अपहरण,
नंबर 2 अलगाववाद। नंबर 3 बैंक धोखाधड़ी। बैंक धोखाधड़ी। और नंबर 4 दोस्तों भागलपुर आंख फोड़ केस। ये पिक्चर आप इसको जानना चाहते हैं तो अजय देवगन की गंगा जल देखिए, जिसमें बिहार में पुलिस को जब लगा कि न्याय हमको अदालतों से नहीं मिल रहा है तो अपराधियों को वो खुद न्याय देना शुरू कर दिए और उनकी आंख में जो है वो तेजाब फेंकना शुरू किया था। तो यही है भागलपुर आंख फोड़ केस। इसको आप पिक्चर जरूर देखिए, एकदम आपको हकीकत से रूबरू कराएगी। और नंबर 5 भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी ये दोस्तों कब थी? 1985 में हुई थी। और इसमें जो था मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक जहरीली गैस जो लीक कर गई थी और जिससे वहाँ पर उस भोपाल में सो रहे अधिकांश लोगों की मौत हो गई। तो ये आपने इसको देखा, ठीक है। आगे देखते हैं 1985 के पहले। 1985 के पहले बिफोर और आफ्टर ये जान लें। 1985 के पहले सीबीआई, ठीक है, 1900 मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, 1985 के पहले जो सीबीआई थी वह गृह मंत्रालय के अधीन थी। गृह मंत्रालय ये जानने की जरूरत है आपको दोस्तों। 1985 के पहले सीबीआई जो थी वह गृह मंत्रालय के अधीन थी। 1985 के बाद अब यह कार्मिक मंत्रालय एवं पेंशन विभाग के अधीन है। कार्मिक मंत्रालय एवं पेंशन विभाग के अधीन है, ठीक है। कार्मिक मंत्रालय एवं पेंशन विभाग के अधीन है और यह मंत्रालय दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर 2 विभाग अपने पास हमेशा रखता है, एक तो ये वाला विभाग और दूसरा परमाणु विभाग। ये विभाग हमेशा प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। तो सीबीआई जो थी वो 1985 के पहले गृह मंत्रालय के अधीन थी और 1985 के बाद यह कार्मिक लोक शिकायत पेंशन के अधीन आ गई है, ठीक है। तो 70 और 80 के दशक में यह था। 1990 के दशक की बात करें दोस्तों, 1990 के दशक में भी सीबीआई ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। जैसे 1991 में राजीव गांधी हत्या का केस सुलझाया। राजीव गांधी हत्या केस को सुलझाया। फिर 1991 में राजीव गांधी हत्या केस सुलझाया। 1992 में बाबरी मस्जिद की जांच की और 1993 में बंबई बम कांड की जांच किया और इसमें कीर्तिमान भी स्थापित किया। इसमें क्या बोलते हैं कि अपने नाम के मुताबिक उसने काम भी किया। लेकिन समस्या ये हुई कि 2000 के दशक में आकर या 2000 के दशक में आकर सीबीआई की साख जो है वह गिरनी शुरू हो गई। ये देखिए 2000 के दशक में सीबीआई की जो साख थी दोस्तों वह
साठगिरी 2000 के दशक में सीबीआई की जो क्रेडिट थी वह गिरी और उसके ऊपर मीडिया में बड़ा चर्चाएं हुई। वर्ल्ड के बड़ी बड़ी अखबारों में सीबीआई को लेकर बड़े प्रश्न लगे। वो क्या है? पहला जो केस था वह एयरसेल मैगजीन, एक कंपनी थी एयरसेल, इसमें दयानिधि मारन ने घोटाला किया और बाद में जब ये हाई प्रोफाइल मामला हुआ तो सीबीआई ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दूसरा जो मामला बड़ा फेमस रहा 2000 हमें लगता है कि 4-5 या नहीं 2000 हाँ 4-5 के आसपास आरुषि हेमराज, इस मामले में भी सीबीआई एकदम फेल्योर हो गई। मामले में भी सीबीआई तक जांच नहीं कर पाई और उसका मामला, उसकी हत्या किसने किया ये मामला क्लियरली हुआ नहीं। ठीक है। इसके अलावा 2011 उसके अलावा एक मामला था जैन मामला। इनकी एक डायरी से बहुत मामला लीक हुआ। इनका नाम था सत्येंद्र जैन। यह एक व्यापारी था जिसने, इसकी डायरी से लीक हुआ कि उसकी जो डायरी थी यह एक हवाला कारोबारी था और 1998-1999 में इसकी डायरी से लीक हुआ कि पार्टी फंड के लिए यह एक हवाला कारोबारी था। दोस्तों आप इसकी साख देख रहे हैं, हवाला कारोबारी। यहाँ बहुत चीज़ों को बताना है हमको, आप ध्यान से देखेंगे। पहला तो ये एक मामला मैंने बता दिया, एक मामला मैंने आपको ये बता दिया ताकि आप जानते रहें। जैन मामले में क्या था कि सत्येंद्र वर्मा जैन नाम का एक हवाला व्यापारी था। 1998-99 के समय ये जो व्यापारी था इसने पार्टी फंड के लिए उस समय के महान नेता लाल कृष्ण आडवाणी और ईमानदार नेता कहे जाने वाले शरद यादव, इन लोगों के ऊपर इसमें आरोप लगा था कि इन्होंने लगभग 65 करोड़ की नकदी लिया था। ठीक है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण यह भी मामला लगभग ठंडे बस्ते में चला गया। इसी मामले के बाद इस जैन मामले, दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इस जैन मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसकी जांच ठीक से किया जाए और रिपोर्ट हमको दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी जांच जो है किया जाए और ये रिपोर्ट हमको दिया जाए, जो आपको न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म का स्वरूप यहाँ पर लक्षण देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये रिपोर्ट हम तक प्रेषित किया जाए और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीआई को, यही आप एग्जाम, सीबीआई को सीवीसी माने केंद्रीय सतर्कता आयोग कमीशन के अधीन लाया जाए। और परिणाम ये हुआ, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को सीवीसी के अधीन लाया जाए और इसका परिणाम ये हुआ कि 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की या केंद्रीय सतर्कता अधिनियम की स्थापना की गई और सीबीआई जो है अपनी रिपोर्ट दोस्तों सीवीसी माने केंद्रीय सतर्कता आयोग को देती है। ठीक है। इसके अलावा यहीं पर हम देख लेते हैं जिसमें मामले में फेल्योर हुई 2G स्पेक्ट्रम मामला। इसमें भी जांच में जो है मामला सामने आया और इसके बाद उसके जो अपराधी थे, जिसमें कैग ने कहा कि लगभग इसमें 1,76,00,000 रुपए का गबन हुआ।
ठीक है। तो उसमें काफ़ी समस्याएं हुई और वो भी मामला ठंडे बस्ते में चल गया। इसके अलावा जो मामला और था, ये बोफोर्स मामला, बोफोर्स मामला, इसमें भी मामला बहुत क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने आपको दोनों चीज़ों को बता दिया कि कुछ मामले ऐसे थे कि उसमें सीबीआई बहुत एक्टिव होकर काम किया और कुछ ऐसे मामले थे जहां पर सीबीआई एकदम फेल्योर हो गई। तो इसका निदान क्या किया जाए, ऐसा इस सीबीआई के जो उसकी शक्तियों को कम किया जाता है या वह राजनीति का शिकार हो जाती है, तो विचारकों ने इसके बारे में जो इसका निदान बताया कि सीबीआई फिर अपने अपने नए रूप में आ सकती है अगर कुछ समस्याएं जो हैं सीबीआई से संबंधित है उसका समाधान किया जाए, तो वो समस्याएं समाधान हो सकती हैं। जैसे नंबर 1, सीबीआई नंबर 1 जो लोगों ने कहा कि सीबीआई का पुनर्गठन किया जाए। दूसरे लोगों ने कहा, एक तो कहा कि सीबीआई का पुनर्गठन किया जाए, दूसरी बात लोगों ने कहा कि इसको एक केंद्रीय कानून के द्वारा इसका पुनर्गठन किया जाए। तीसरी बात जो लोगों ने बताया कि सीबीआई को लोकपाल के अधीन लाया जाए। सीबीआई को लोकपाल के अधीन लाया जाए। और चौथा, सीबीआई को लोकपाल के अधीन लाया जाए और चौथा, इस प्रशासकीय एजेंसी को, जो एजेंसी है ये प्रशासकीय एजेंसी को न्यायपालिका के अधीन किया जाए। ये सुझाव हैं। हो सकता है कि ये सुझाव सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो ये लोगों ने सीबीआई के संदर्भ में ये सुझाव दिया। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है जो सीबीआई को लेकर था यही समाप्त हुआ। सीबीआई पर हमें उम्मीद है कि आपकी समस्याएं लगभग समाप्त हो गई होंगी और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपके मन में होनी चाहिए, थोड़ी समस्याएं बननी चाहिए ताकि आप सीबीआई के बारे में और जानने का प्रयास करें। हमने सीबीआई की संरचना को पढ़ा दिया, सीबीआई का गठन कैसे होता है, सीबीआई आज़ादी के पहले क्या थी, आज़ादी के बाद की क्या थी, किस समिति के द्वारा इसकी स्थापना हुई, तो ये तो और उसमें उसको कार्य क्या है, इसके अलावा और बहुत कुछ है क्योंकि ये सोशल चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो आप अपने अंदर जागरूकता लाइए और उसको पढ़िए। कोई भी शिक्षक आपको सब कुछ बता नहीं सकता, ये क्लियर बात है। आपको जानने के लिए स्वयं पढ़ना पड़ेगा। हम आपको वो रास्ता बता सकते हैं, आपको क्यूरियोसिटी लगा सकते हैं, वो जागरूकता ला सकते हैं कि आप उस तरफ झुकिए, हम यही कर सकते हैं। इसलिए आपको मैंने एक इंटरेस्ट बढ़ा दिया, आप इसके बारे में खोजिए और अत्यधिक मन से मनोयोग से इसको पढ़िए, कंसेप्ट कीजिए, क्योंकि ये यूपीएससी के प्री और मेंस में दोनों में प्रश्न आते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हमारी अगली क्लास होगी।